यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, ये जो है दो बेलों की कथा, यानी कि ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, हिंदी है, ठीक है। और हिंदी यानी कि क्षितिज भाग 1 से है। एंड यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, ये क्लास 9 का है, ठीक है। हिंदी क्षितिज भाग फर्स्ट, और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है, दो बेलों की कथा। यानी कि ये दो बेलों की कथा जो है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है, और इसमें दो बेलों की कहानी के बारे में बताया गया है, ठीक है। जिनका वो दोनों बेल यहाँ पर है, जिनका नाम है हीरा एंड मोती, ठीक है। इन दोनों मतलब इन दोनों मतलब कि जो बैल है, इनको गधों के साथ भी तुलना किया गया, लेकिन गधा से थोड़ा चालाक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमें क्या करना है, इन दोनों बैलों की कहानी जो है पूरी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग के साथ दिया गया है यहाँ पर। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ये मैं आपसे कह सकती हूँ। तो इससे पहले हमें जैसे कि आपका सेशन जो है, यानी कि 2022-23 के स्टूडेंट का है, ठीक है। यानी कि जो आपने अभी अभी जो है 2022 में अपने फाइनल एग्जाम दिया है क्लास 9 का, उसके बाद आप आपको सॉरी क्लास 8 का जो आपने एग्जाम दिया है, उसके बाद आपको क्लास 9 का पढ़ना है। तो क्लास 9 में आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इससे पहले हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर दिया है कुछ चीज़ें, इनको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला, दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। यानी इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि जो भारतीय समाज में जितने भी किसान हैं और पशुओं के बीच की जो भावना है, उनके संबंध के बारे में हमें बताया गया है। तो इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, उनके लिए हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस प्रकार मतलब कि परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। ये जो दो बेलों की कथा है, ये आपको जो है ना यहाँ पर बताया जाएगा कि आज़ादी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, इस आंदोलन को मतलब उसकी भावना से जुड़ी हुई है ये कहानी। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और मतलब कि हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। सो यहाँ पर हमें प्रेमचंद जी के थोड़े बहुत हमें देखने हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में हमें पूछा जाता है हमसे, ठीक है। तो ये है प्रेमचंद जी, और यहाँ पर समझेंगे प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनका बचपन का नाम क्या था, और उन्होंने कहाँ तक स्टडी करा था, क्या जॉब कर रहे थे, और बाद में क्या किए, उसके बाद इनकी देहांत कब हुआ, ठीक है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो पहले हम देखेंगे प्रेमचंद जी का जन्म जो है वो 1880 बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। यानी कि 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। और उनका मूल नाम जो क्या था, उनका मूल नाम धनपत राय था, जो बाद में प्रेमचंद पड़ा, ठीक है। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता था, यानी कि उतना ज़्यादा स्थिति बेटर नहीं थे। उनकी शिक्षा जो है वो बीए तक हो पाई थी, यानी कि बीए तक हो पाया था, ठीक है। और उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु उन्होंने शिक्षा विभाग में काम भी किए थे, जॉब भी किए थे, लेकिन असहयोग आंदोलन में वो सक्रिय रूप से भाग लिया। लेकिन जब वो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था, तो वो नौकरी को छोड़कर सक्रिय रूप से उसमें भाग लिया, ठीक है। लेखन कार्य में पूरी तरह से वो समर्पित हो गए, जैसे कहानी लिखना, ये सब लिखना, ताकि लोगों को और मतलब देश के लिए अपना आदर बढ़ाए, और जो दुश्मन यानी कि हमें जो गुलामी मतलब हम पर जो गुलाम चलाते थे, उन पर मतलब क्या करना, गुस्सा दिलाना, ये सब, यानी कि उनको अपने देश के प्रति प्रेम और उनको यहाँ से भगाने का चीज़ें भी वो कहानी के माध्यम से लोगों को समझाते थे। आगे यहाँ पर बोला, फिर 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में महान कथाकार की देहांत हो गया, यानी कि इनकी देहांत हो गई। अब यहाँ पर समझते हैं प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। वो कौन कौन से 8 भाग है, तो यहाँ पर देखो, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोधन, ये सारी चीज़ें थे उनके प्रमुख उपन्यास, ठीक है। उसको उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध व अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति का कथा साहित्य में मिलती है। और किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनके रचनाओं के मूल विषय थे। ये चीज़ें वो मतलब चीज़ों को देखकर वो रचनाएं करते थे। प्रेमचंद के कथा साहित्य
तरीके का संसार बहुत मतलब व्यापक है। उसमें मतलब कि उसमें मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों का भी, यानी कि उन्होंने मनुष्य के नहीं, पशु पक्षियों को भी मतलब कि अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बातों को वो सरल भाषा और सीधे और संक्षिप्त में कहना प्रेमचंद के लेखन का प्रमुख क्या होता है, विशेषता होता है। यानी कि जैसे यहाँ पर दिया है, उनकी भाषा सरल, सजीव व मुहावरे हैं तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया था। उन्होंने किन किन का, अरबी, फारसी और अंग्रेजी का। ठीक है, अब हम समझते हैं दो बेलों की कथा की जो कहानी है, वो दो बेलों के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर उनसे पहले हमें इन्होंने क्या किया, यहाँ पर होने वाला है सारी चीज़ें पहले बता दिया कि यहाँ पर बोला जानवरों में गाधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। देखिए असल में वो बुद्धिहीन होता नहीं है, हमने किसी को गुस्से के मारे हम क्या बोल देते हैं, गधा। लेकिन गधा का मतलब आपको गधा नहीं समझना है कि उनका दिमाग नहीं है। ठीक है, गधा ना बहुत सहनशीलता वाले जानवर होते हैं। हम जब किसी आदमी को मतलब परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ठीक है, ये बात सही है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन है या उसकी निरापद मतलब कि सही सुनता ने उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि गाय सींग मारती है, गाय तो सींग मारबे करेगी जब उनकी मतलब छोटे से बछड़े को मतलब अगर आप उसे क्या करोगे, छेड़ोगे तो गाय भी शांत नहीं रहेंगे। अनानास की सिंघानी का रूप धारण कर लेगी। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ जाता है, कोस आता है, किंतु गधे को कभी भी क्रोध करते नहीं सुना है, ना ही उनको देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरा पर कभी भी यानी कि असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। तो इसीलिए उनको गाधा नाम दिया गया। यानी कि वैसाखी में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा हम लोग। जैसे ऋषि मुनि के जितने गुण हैं वे सभी उनमें उसमें मतलब कि प्राकृष्ट को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। यानी कि ऋषि मुनि के जितने गुण हैं उससे भी ज़्यादा गधे में गुण है, लेकिन लोग उनको बेवकूफ़ ही कहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं सद्गुणों का इतना आदर कहीं नहीं देखा है कदाचित। सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पर बोला इसीलिए सीधापन जो ये हमारे संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। जो जितना सीधा रहेगा उनके साथ उतना ही अत्याचार किया जाएगा, इसीलिए संसार में सीधापन नहीं होना है। ये चीज़ें बताया। आगे देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही होंगे। भारतवासियों की उस टाइम की बात हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया गया। बेचारे शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनाकर गम खा जाते, फिर भी बदनाम है कौन, बेचारे भारतवासी। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद, ठीक है, तो शायद क्या हुआ होता, जैसे यहाँ पर बोला है सभ्य कहलाने लायक होता। जापान की मिसाइल मतलब कि जापान की मिसाल सामने है, क्योंकि जापान कभी भी किसी के गुलाम नहीं बना। ये चीज़ें आपको याद रखना है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों की गण्य बना दिया, लेकिन भारत इसीलिए गुलामी था क्योंकि भारतीय लोग सीधे थे। यानी कि वो अगर ईंट का जवाब पत्थर से दे चुके होते तो अंग्रेज लोग इतने दिन टिक नहीं पाते। ठीक है, तो लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। वो कौन है, जो गधे से थोड़ा कम गधा है, और वह है बैल, जिस बारे में हम पूरे कहानी में पढ़ने वाले हैं। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में है बछिया के ताऊ का भी। ठीक है, तो का प्रयोग है। तो कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बैल कभी कभी मारता भी है। मारता है या नहीं मारता, कोस मरता है। कभी कभी अड़ियाल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधा से नीचे है। आप समझते हैं यहाँ पर झोरी काछी के 2 बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यानी कि झोरी काछी एक मालिक है यानी किसान है, उनके 2 बैल थे जिनका नाम है हीरा एंड मोती। ये हीरा और मोती के बारे में हम पूरी कहानी में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ट्विस्ट आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो। यहाँ पर बोला
दोनों पछाए जाति के। ये जो बेल और हीरा और मोती, ये जो बेल है, दोनों किस जाति के? पछाए। ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देने वाली हूँ और आंसर आपको करना है। तो देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे होते हैं। ठीक है, बहुत दिनों साथ में रहते रहते दोनों में क्या हो गया था? भाईचारा हो गया था। यहाँ पर भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे सकती हूँ कि दोनों में मतलब क्या, मतलब दोनों के बीच में क्या संबंध था? तो भाईचारा, क्योंकि दोनों बहुत दिन साथ में रहते थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे को मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। बेल कैसे बातें करते थे? मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे? हम नहीं समझ सकते, लेकिन आवश्यक ही उनमें कुछ ऐसे गुप्त शक्तियाँ हैं जो जिससे वो जीवों को श्रेष्ठ दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो हमें कुछ भी जीव जंतुओं का हमें कोई भाषा समझ नहीं आती है, तो हमें हम ऐसे सोच सकते हैं कि इनके कुछ विशेष यानी कि गुप्त शक्तियाँ हैं जो उनको सुनने की क्षमता है, लेकिन हमें नहीं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींगे बिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, यानी कि झगड़े के नाते से नहीं, बल्कि वो ऐसे मजाक में। ठीक है, जैसे केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हैं, धोल धप्पा होने लगता है। ठीक है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी। जब उनको मतलब हल जोता जाता है या फिर बैलगाड़ी में उनको जोता मतलब कि लगाया जाता है, और जब वो दोनों हिला हिला कर जाते तो उस वक्त ये दोनों की यही चेष्टा होती है कि सबसे ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर पड़े, कि दोनों दोस्तों में से कहते हैं कि मेरे ही ऊपर ज़्यादा बोझ पड़े ताकि मेरे दोस्तों को थोड़ा आराम मिले। ये दोनों सोचते हैं, एक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि दिन भर के बाद जब वो दोपहर या संध्या को दोनों मतलब संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को मतलब चाट चूट कर अपनी थकन मिटा लिया करते थे। नाक में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ बैठते, उठते, साथ ही नाक में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, इतना ज़्यादा इन दोनों के बीच में गहरा संबंध बन चुका था। अब यहाँ पर बोला संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, यानी कि एक बात जो है, जब वो झूरी जो है वो ससुराल में भेज दिए दोनों बेलों को। ठीक है, बेलों को क्या मालूम कि वे भेजे जा रहे हैं, मतलब उनको नहीं मालूम था। मतलब समझे मालिक ने हमें भेज दिया, यानी कि उन दोनों को, बेलों को क्या लग रहा था कि उनको थोड़े मालूम है कि हमें मतलब अपना ससुराल भेजा जा रहा है। उनको लग रहा है कि मालिक जो है हमें क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं, या अपना यूँ बेचना मतलब अपना यूँ बेचा जाना उन्हें, किन्हें बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी कि कहने का मतलब है उनको अच्छा लगा या बुरा लगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब वो झूरी जो है, झूरी के साले यानी कि उनके साले साहब गया, जब वो घर ले जा रहे थे दोनों गोई को, तो मतलब यहाँ पर हुआ दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना मतलब वो ना, मतलब कि एक बैल जाना चाहता दूसरा नहीं जाना चाहता, ऐसे में वो थक चुके थे पूरी तरह से। ठीक है, तो ये एक तरह से मुहावरे हैं आपका। तो पीछे से हंकना, दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। तो इस तरह से मतलब थक चुका था कौन, गया जी। ठीक है, जो उनके साले हैं, झूरी के साले हैं। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकराते, जब उनको मारता था तो दोनों बैल जो है सींग नीचे करके हुकराते हैं। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछता, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रही हो। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर ये उन दोनों की बात है, हीरा और मोती की, कि अगर ईश्वर उनको बात करने की जो मतलब कि वाणी की जो मतलब ईश्वर वाणी उन्हें दे दी होती, बात करने की शक्ति अगर उन्हें दे देते, तो वो दोनों पूछ लेते अपने मालिक से यानी झूरी से कि हम गरीबों को तुम क्यों निकाल रहे हो। ठीक है, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। यानी कि यहाँ पर वे दोनों कहते हैं कि हमने आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठाए, अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और हमें काम दे देते और काम करवा लेते। ठीक है, ये दोनों बैलों की कथन है। हमें तो तुम्हारी चक्री में मर जाना कबूल था, यानी कि हमें तुम्हारे साथ ही मर जाना कबूल था, तुम्हारे चक्री में। ठीक है, हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की है, तुमने जो कुछ खिलाया
व सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। ये दोनों बातें वो मतलब ये जो बातें हैं उन दोनों की बातें हैं, यानी कि हीरा और मोती की बातें हैं, जो उन मतलब हीरा और मोती सोच रहे हैं अगर हमें ईश्वर वाणी की मतलब वाणी की क्षमता यानी बात करने की क्षमता हमें दी होती तो हम अपने मालिक यानी झूरी से कहते कि हमने क्या गलत किया है, यानी आपकी क्या काम नहीं किया, आपकी क्या नहीं सेवा की है जो आप हमें इन जालिम के हाथों भेज रहे हो। अगर आपको नहीं पसंद है तो और हमें काम दिलाओ, हमें और काम करवाओ, ताकि हमें आपके पास ही रहना पड़े। और मुझे आप मतलब कि हम दोनों को आप मतलब आपके चक्र में ही मरना कबूल है, बट हमें इनके साथ नहीं जाना है, हमें बेचा क्यों जा रहा है। ये उन दोनों की बातें हैं। ठीक है, अब आते हैं यानी कि जैसे यहाँ पर बोला है हमने कभी दाने की शिकायत भी नहीं की, तुमने जो खिलाया हमने सर झुकाकर खा लिया, लेकिन फिर भी हमें तुम इन जालिम के हाथों क्यों बेच रहे हो। लेकिन हालांकि यहाँ पर बात करेंगे बेचा नहीं जा रहा है, उनको अपने ससुराल भेजा जा रहा है झूरी के यानी कि अपने साले के साथ मतलब गया के साथ। लेकिन बेलों को क्या मालूम कि हमें बेचा जा रहा है भेजा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब संध्या मतलब शाम के समय दोनों बेलों अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यानी कि जब शाम के समय हो गया तो गया, जब उनको नया जगह पर उनको ले जाया गया तो वो दिन भर तो भूखे थे, साथ ही साथ जब उनको नान पर लाया गया तो एक ने भी उस मुंह में ना डाला, यानी कि उसमें मुंह ना डाला। क्यों नहीं डाला, उनका दिल भारी हो रहा था, उनको खराब लग रहा था। तो इसीलिए जब भी हम लोग बैलों को बेचते हैं या कोई भी चीज़ें जो घर से लगा रखते हैं उनको बेचते हैं तो उनकी आंखों में ना थोड़ा सा, जब आप उनको बेचोगे तो उनकी आंखों में मायूसी नज़र आता है और वो दूसरे जगह जाएगा तो उनको खाने में भी मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही चीज़ें हो रही हैं, दिल भारी हो रहा था, जिन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट चुका था। किन से गया सॉरी हीरा और मोती से। या नया घर नया गांव नए आदमी उन्हें बेगानों से लगने लगते हैं। अब आप कहीं पे भी जाओगे नई जगह पर तो अजीब लगेगा, घर की यादें बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो दोनों में जैसे होते हैं ना, नई नई दुल्हन को ही ऐसे लगता है, नई नई दुल्हन जो होते हैं उनको बिल्कुल इसकी तरह लगती है। यहाँ पर है दोनों ने अपने मुँह भाषा में सलाह की, यानी कि अपनी भाषा में सलाह की क्या कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए, दोनों लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर मतलब पगाहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले गए, यानी कि दोनों ने डिस्कस कर लिया कि हमें यहाँ से भागना है। और जब सब कोई लेट गए यानी कि पूरी तरह से सन्नाटा छा गया गांव में रात के समय, तो उन्होंने जोर लगाकर पगाहे को तोड़ डाला और घर की तरफ दोनों भाग गए। पगाहे बहुत मजबूत थे, मतलब बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, बहुत मजबूत था। लेकिन पर इन दोनों ने इस समय दुगनी शक्ति आई, यानी कि दोनों के बीच दुगनी शक्ति आई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ क्या हो गए, टूट गई। अब क्या हुआ, झूरी प्रातःकाल सोकर उठा, यानी सुबह जल्दी वो सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल जो है चरनी में खड़े हैं। फिर से दोनों बैल उन्होंने देखा कि दोनों बैल जो है चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा था, यानी कि जो उनको बांधा गया था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे और दोनों की आंखों में विद्रोहम स्नेह झलक रहे थे, यानी ये सब उन्होंने देखा। फिर आगे क्या हुआ, झूरी बोलकर झूरी बैल मतलब कि झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, यानी कि खुशी से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगाया। कौन, झूरी। फिर यहाँ पर बोला प्रेमालिंग और चुंबन का वह दृश्य बड़ी ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हुए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगा। किनका, दोनों बैलों का। ठीक है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यानी कि बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़ तो कोई चोकर तो कोई भूसी भी लाई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पर जैसे दिया है कि एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे जो अपने मालिक को याद कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, दूसरे ने समर्थन किया। इतने दूर से दोनों अकेले चले आए, वो भी सही घर सही जगह। ठीक है, आगे बात करने पर तीसरी ने बोला बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं, ये बैल नहीं उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं ना हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ,
झूरी की स्त्री यानी कि उनकी वाइफ बेलो को द्वार पर देखा तो जल उठी, यानी कि उनको गुस्सा हुआ, क्योंकि उनके भाई के पास उनको भेजा गया था। जब दोनों आए तो उनको और ज़्यादा गुस्सा आए। फिर उन्होंने बोली कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहाँ काम ना किया और भाग खड़े हुए। ये उनकी वाइफ बोली, यानी कि कैसे नमक हराम बैल है। ठीक है, फिर आगे झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका और बोला, मतलब ये बातें उनको खराब लगा कि इनको झूरी को, तो उन्होंने कहा कि नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। यानी कि वे बोल रहे थे नमक हराम क्यों है, क्योंकि गया जी ने शायद इनको चारा दाना नहीं दिया होगा, जिस वजह से ये आ गए होंगे, तो क्या करेंगे, भूखे थोड़े रहेंगे वहाँ पर। तो स्त्री ने रोब के साथ कहा, यानी कि उनको और गुस्सा आया। फिर कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी और सभी पानी पिलाकर रखते हैं, बस तुम ही तो जानते हो बैलों को खिलाना और बाद बाकी लोग पानी पिलाते हैं, ऐसे रोब जमाकर उनसे कहा। फिर झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते, तो मतलब उनको चिढ़ा रहे हैं। तो स्त्री चिड़ी, मतलब चिड़ी, तो भागे इसीलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। यानी कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं भागे इसीलिए हैं ये दोनों, क्योंकि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, ये समझाया। फिर खिलाते भी नहीं है तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले, ये दोनों तो कामचोर है जो भाग निकले हैं। अब देखो कहाँ से खाली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवाय कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। ये उनकी वाइफ बोल रही है चिढ़ा के, मतलब चिढ़ के कहती हैं। तो ये बोलते हैं वही हुआ। मंजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई और बैलों को खाली भूसा दिया गया, यानी कि वही हुआ, यानी दोनों को अब खाली भूसा दिया गया। अब होता है बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, जब उन्होंने मुंह डाला तो फीका फीका लगा, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं, लेकिन आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। फिर झूरी ने मजबूर से कहा कि थोड़ी सी खाली क्यों नहीं डाल देते बे, ऐसे बोले। नहीं मतलब कि ये उनके कौन है, मतलब उनके पास काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर बोला मालकिन मुझे मार ही डालेंगे, ये बोल रहे हैं कि अगर हम उसमें मिलाएंगे तो मालकिन मुझे क्या करेंगे, मार डालेंगे, ये काम करने वाला है। तो उन्होंने फिर उन्होंने बोला चुरा कर डाला, ये झूरी कहते हैं कि चुरा कर डालो। तो ये बोल रहे हैं कि ना दादा, पीछे से तुम भी उनकी उन्हीं की सी कहोगे, यानी कि पीछे से आप भी ऐसे ही बोलोगे, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट तक हमने क्या कर लिया, जितना यहाँ पर पढ़ा है ये पार्ट 1 में। आपको पार्ट 1 में और भी बेटर पार्ट वन जो ये कंप्लीट हो चुका है। आपको पार्ट 1 में और ही और बेटर आएगा, उधर तो और ही सुंदर जो है कहानी है। तो आपको इस तरह की कहानी और क्वेश्चन आंसर इसका PDF आपको मिल जाएगा। पहले कहानी को पढ़ के ख़त्म करते हैं, टेलीग्राम में मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, ताकि आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम यानी कि जो दिसंबर में होने वाला है वो आपका कंप्लीट हो सके, ठीक है।